हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप सभी से यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। आप सभी कैसे हैं? और बीते दिनों आप सभी का एग्ज़ाम जैसे कि UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर, MP वर्ग 2-3 और DSSB का एग्ज़ाम कैसा हुआ, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। इन एग्ज़ाम से जुड़ी प्रतिक्रिया आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका ये एग्ज़ाम कैसा हुआ है? ज्योत्सना स्टडी जोन के द्वारा कराई जा रही क्लासेस से आपको कितना बेनिफिट मिला इन एग्ज़ाम्स में, मुझे ज़रूर से बताइएगा। और आपके कितने संभावित क्वेश्चंस सही हुए हैं, ये भी अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको एक संभावित कट ऑफ बताने की कोशिश कर सकती हूँ। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, अपने एग्ज़ाम से जुड़ी हुई प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर UPTGT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप इसके साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि ये एग्ज़ाम जो अभी 14 और 15 मई को होने वाला था, वो स्थगित हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है, एक तरह से इसे कह सकते हैं। इसकी डेट अब जुलाई में रखी गई है, 21 और 22 जुलाई को। अब समय आने पर हमें ये भी पता चलेगा कि क्या वाकई में 21 और 22 जुलाई को ये एग्ज़ाम होगा या फिर यह पुनः टलेगा। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हम अपनी तैयारी को ब्रेक नहीं होने देंगे। हाँ, अभी किन्हीं कारणों से शेड्यूल बिजी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी, लेकिन अब से हम कंटिन्यू क्लासेस करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब मिलकर UPTGT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसके हम लोगों ने 2000 में हुए क्वेश्चन पेपर को, 2001 में हुए क्वेश्चन पेपर को, 2003 में हुए क्वेश्चन पेपर को, 2004 में हुए क्वेश्चन पेपर को और 2005 में हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है। यानी कि हम लोग UPTGT के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर चुके हैं, और आज के सेशन से हम इसके 6th ईयर में प्रवेश करेंगे। और आज के सेशन में हम 2009 में हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर चुके हैं, और अब हम छठे ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि छठे ईयर में यानी 2009 में UPTGT का पेपर कैसा आया था। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशंस और वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन की व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन और देखते हैं 2009 में हुए UPTGT म्यूज़िक के क्वेश्चन पेपर को। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा जो कि 2009 में हुई थी, म्यूज़िक सब्जेक्ट की ये हुई थी परीक्षा 2009 में। तो इसी पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे, और हम इसका देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, संगीत किसे कहते हैं? गायन को, वादन को, नृत्य को या तीनों के मिश्रण को? तो संगीत किसे कहते हैं, यह आंसर तो आप सभी को पता है कि गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के समावेश को ही, इन तीनों के मिश्रण को ही हम संगीत कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, तीनों के मिश्रण को। साधारणतः संगीत का अर्थ है गायन, वादन और नृत्य। संस्कृत भाषा में संगीत की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है, सम्यक यत् गीयते तत् संगीतम। अच्छी प्रकार से जो गाया जाए उसे संगीत कहते हैं। संगीत के विद्वान पंडित शारंग देव जी ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में लिखते हैं, गीतम, वाद्यम और नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों कलाओं के सम्मिलित स्वरूप को ही संगीत कहते हैं। गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों कलाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। इन तीनों में गायन को प्रधान माना जाता है। ठीक है,
तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो तीनों का मिश्रण हो जाएगा। ये जो व्याख्या आपको बताई गई है इसका स्रोत है आशीर्वाद संगीत मालिका। ठीक है, आशीर्वाद संगीत मालिका पुस्तक जो कि श्रीमती महारानी शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक से आपको ये व्याख्या बताई गई है, ये स्रोत है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 3, 4, 6 या 7? तो सप्तक में कुल 7 स्वर होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा 7। सा रे गा मा पा धा नी। इन 7 स्वरों को क्रमानुसार गाने बजाने को संगीत में सप्तक कहा जाता है। पाश्चात्य संगीत में सप्तक को स्केल कहते हैं। सप्तक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हो जाता है मंद्र सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक और तीसरा तार सप्तक। इन सप्तकों का संबंध हमारे शरीर के निम्न अंगों से भी होता है, हृदय से, कंठ से और मस्तिष्क से। तीनों सप्तकों का प्रयोग कंठ संगीत से किया जाता है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा 7। इस व्याख्या का जो स्रोत है वो है आशीर्वाद संगीत मालिका, श्रीमती महारानी शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक से ये स्रोत लिया गया है। अब तीसरा क्वेश्चन है, भातखंडे स्वर लिपि में शुद्ध सप्तक की क्या पहचान है? खड़ी रेखा, ऊपर रेखा, नीचे रेखा या कोई रेखा नहीं? तो भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में शुद्ध स्वर की जो पहचान है वो है कोई भी रेखा नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, कोई रेखा नहीं। शुद्ध स्वर को प्राकृत स्वर भी कहते हैं। जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर गाए बजाए जाते हैं उन्हें शुद्ध स्वर कहा जाता है। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में शुद्ध स्वर की पहचान के लिए स्वर के ऊपर और नीचे कोई भी चिन्ह नहीं होते हैं। शुद्ध स्वर संख्या में 7 माने गए हैं। वो शुद्ध स्वर क्या होते हैं? सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 शुद्ध स्वर हैं। इसका स्रोत आशीर्वाद संगीत मालिका पुस्तक है जो कि श्रीमती महारानी शर्मा जी के द्वारा लिखित है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातखंडे स्वर लिपि में विकृत स्वर की क्या पहचान है? नीचे रेखा, ऊपर रेखा, नीचे बिंदी या ऊपर बिंदी? फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये टिक का निशान बना हुआ है इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन का जो आंसर लगाया हुआ है ये गलत भी हो सकते हैं, तो आप लोग अपनी सूझबूझ से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में विकृत स्वर की क्या पहचान होती है? तो इस विकृत स्वर की पहचान होती है ऊपर रेखा। ठीक है, नीचे रेखा नहीं होगा, नीचे बिंदी नहीं होगा, ऊपर बिंदी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऊपर रेखा हो जाएगा। भातखंडे स्वर लिपि में विकृत स्वर वे होते हैं जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे की ओर गाए बजाए जाते हैं। विकृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं, कोमल विकृत स्वर और तीव्र विकृत स्वर। ठीक है, तीव्र स्वर। कोमल स्वर में स्वरों के नीचे पड़ी लकीर होती है। कोमल स्वर 4 होते हैं, रे, गा, धा, नी। ठीक है, तीव्र स्वर में स्वर निश्चित स्थान से ऊपर की ओर गाया बजाया जाता है। तीव्र स्वर की पहचान स्वर के ऊपर खड़ी लकीर होती है, जैसे तीव्र माँ। ठीक है, तो इस प्रकार का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। यह स्रोत भी जो है आशीर्वाद संगीत मालिका से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? स्वरों से, मात्राओं से, तालों से या लय से? अलंकारों का निर्माण जो है वो स्वरों से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, स्वरों से। अलंकारों का निर्माण स्वरों से होता है। ठीक है, स्वरों से। कुछ निश्चित वर्ण समुदायों को अलंकार कहते हैं। अलंकारों के द्वारा गायन की शोभा बढ़ जाती है। अलंकारों को पलटा भी कहा जाता है। अलंकारों से स्वर विस्तार में भी सहायता मिलती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, स्वरों से। यह जो स्रोत है
संगीत आशीर्वाद मालिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में सम का चिन्ह क्या है? 4, गुणे का निशान, शून्य का निशान या 2? तो भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में सम का चिन्ह गुणे का निशान होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, गुणे का निशान। भातखंडे स्वरलिपि में सम का चिन्ह क्रॉस माना जाता है या गुणे का निशान माना जाता है और यहीं से संगतकर्ता ताल को बजाना प्रारंभ करता है। यह स्रोत जो है संगीत आशीर्वाद संगीत मालिका पुस्तक से लिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्रॉस का निशान या गुणे का निशान। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ये क्लास कैसी लग रही है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताते चलिएगा। और इस वीडियो को, इस क्लास की लिंक को अपने दोस्तों में और जहाँ भी आप सांगीतिक ग्रुप में ऐड हैं वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है? वादी स्वर, संवादी स्वर, विवादी स्वर या अनुवादी स्वर? राग बागेश्वरी में पंचम स्वर जो है वो विवादी के रूप में पहचाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, विवादी स्वर। राग बागेश्वरी में पंचम स्वर विवादी स्वर के रूप में माना जाता है। विवादी स्वर को वर्जित स्वर भी कहा जाता है। कुछ संगीतज्ञ अवरोह में पंचम स्वर का अल्प प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसकी स्वरावली दी हुई है, किसकी? बागेश्वरी राग की। यह जो स्रोत है वो राग शास्त्र भाग 1 से लिया गया है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, विवादी स्वर, कि राग बागेश्वरी में पंचम स्वर को विवादी स्वर के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, औरव संपूर्ण जाति का कौन सा राग है? भैरव राग, यमन राग, आसावरी राग या खमाज राग? औरव संपूर्ण जाति का राग जो है वो है आसावरी राग। ठीक है, आसावरी राग की जाति औरव संपूर्ण मानी जाती है। आसावरी राग औरव संपूर्ण राग माना जाता है। आसावरी राग के आरोह में गा और नी यानी गंधार और निषाद स्वर वर्जित होते हैं और अवरोह से सातों स्वरों का प्रयोग होता है। जिन रागों के आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर होते हैं उन्हें औरव संपूर्ण जाति का राग माना जाता है। भैरव, यमन, खमाज राग की जाति औरव संपूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, आसावरी। आसावरी राग की जो स्वरावली है वो यहाँ पर दी हुई है, इसे आप लोग देख सकते हैं। और यह जो इस व्याख्या का स्रोत है वो राग परिचय भाग 1 से लिया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग भैरव का गायन समय क्या है? सुबह, शाम, रात्रि या दोपहर? तो आप सभी को पता है कि राग भैरव का जो गायन समय है वो प्रातःकाल यानी सुबह होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। राग भैरव का गायन समय सुबह का माना जाता है। भैरव राग में 7 स्वर लगते हैं जिनमें रे धा स्वर कोमल लगते हैं। भैरव राग में धा स्वर वादी और रे स्वर जो है वो संवादी होने के कारण यह प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग होता है। इसका स्रोत संगीत आशीर्वाद संगीत मालिका है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, सुबह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्वर समुदाय किस राग से है? यहाँ स्वर समुदाय दिया हुआ है गा मा रे सा। यह आपको बताना है कि यह स्वर समुदाय हमें किस राग में देखने को मिलता है। चलिए इसके ऑप्शंस दिखाती हूँ। भैरव, यमन, आसावरी या भूपाली? गा मा रे सा जो अभी आपने स्वर समुदाय देखा वो इनमें से किस राग का है? तो गा मा रे सा जो है वो भैरव राग की स्वरावली है, स्वर समुदाय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, भैरव। गा मा रे सा स्वर भैरव राग का है। आसावरी राग में गा कोमल लगता है, यमन राग में मा तीव्र लगता है, भूपाली राग में मा स्वर वर्जित तथा शुद्ध रे का प्रयोग होता है, भैरव राग में
कोमल रे लगता है, इसलिए यह स्वर भैरव राग का है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो भैरव हो जाएगा। और इस व्याख्या का स्रोत हमें जो मिल रहा है वो आशीर्वाद संगीत मालिका पुस्तक से मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राग का वादी स्वर है सबसे अधिक लगने वाला, सबसे कम लगने वाला, बिल्कुल नहीं लगने वाला, या इनमें से कोई नहीं। राग का वादी स्वर जो है वो राग में सबसे अधिक लगने वाला स्वर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, सबसे अधिक लगने वाला स्वर। वादी स्वर राग का वह प्रधान स्वर है जिसका प्रयोग राग में अन्य स्वरों से अधिक होता है, इसलिए इस राग को राग का राजा कहा जाता है। जो स्वर राग के विषय में बोलता है, गायन एवं वादन के बंदिशों का सम मुख्यतः वादी स्वर में ही होता है। वादी स्वर से ही बंदिशों का प्रारंभ भी किया जाता है। यह स्रोत हमें संगीत मालिका आशीर्वाद संगीत मालिका पुस्तक से मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, वादी जिसका प्रयोग अधिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक जरूर से कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? रागांग, तालांग, लयांग या मात्रांग? तो राग का सरगम गीत जो है वो रागांग दर्शाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, रागांग। राग का सरगम गीत रागांग को दर्शाता है। सरगम के द्वारा ही राग का स्वरूप जो है वो स्पष्ट होता है। सरगम में ही राग के वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी स्वर प्रदर्शित होते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, रागांग। इस व्याख्या का स्रोत आशीर्वाद संगीत मालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? स्वर समूह के आधार पर, मात्राओं के आधार पर, जाति के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं? रागों की पहचान जो है वो स्वर समूह के आधार पर की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, स्वर समूह के आधार पर। प्रत्येक राग में कुछ विशेष स्वर समूह होते हैं जो कि उस राग की सार्थकता को सिद्ध करते हैं। इसी के पर्याय रूप को हम पकड़ भी कह सकते हैं, जिससे किसी राग की पहचान होती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। यह स्रोत भी हमें आशीर्वाद संगीत मालिका से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलरूपा वाद्य किस वर्ग का वाद्य है? तंत्रवाद्य, घनवाद्य, अवनद्य वाद्य या सुषिर वाद्य? दिलरूपा वाद्य यंत्र है जो वो तंत्रवाद्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, तंत्रवाद्य। दिलरूपा वाद्य यंत्र जो है वो एक तंत्र वाद्य वर्ग का वाद्य है। वाद्य 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्वाद्य, सुषिर वाद्य, घनवाद्य और अवनद्य वाद्य। दिलरूपा वाद्य तार से बना हुआ वाद्य होता है, इसलिए इसे तत्वाद्य की श्रेणी में रखा जाता है। इस व्याख्या का स्रोत जो है हमें लक्ष्मी नारायण गर्ग भाग 1 से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, तंत्रवाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह रखा खां किनके पिता थे? जाकिर हुसैन के, अलाउद्दीन खां के, विलायत खां जी के या नेमत खां जी के? तो आप सभी को पता है कि अल्लाह रखा खां जी जो है वो उस्ताद जाकिर हुसैन जी के पिता थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद अल्लाह रखा खां जी जाकिर हुसैन के पिता थे, जो कि एक उच्च कोटि के अष्टपदी ख्याति प्राप्त तबला वादक थे। इनका जन्म पंजाब में हुआ था और इन्होंने पंजाब घराने को विकास के पथ की ओर अग्रसर किया हुआ था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, जाकिर हुसैन खां। इस व्याख्या का स्रोत जो है लक्ष्मी नारायण गर्ग भाग 1 से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले किसका जन्म हुआ? छोटा ख्याल का, बड़ा ख्याल का, ठुमरी का या टप्पा का? तो सबसे पहले जिसका जन्म हुआ वो था छोटा ख्याल। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, छोटा ख्याल। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने छोटे ख्याल का आविष्कार किया था और 15वीं शताब्दी में सुल्तानपुर के हुसैन शर्की ने
बड़े ख्याल का आविष्कार किया था। इस कारण पहले छोटा ख्याल आया और तत्पश्चात बड़ा ख्याल। इस व्याख्या का स्रोत राग परिचय भाग 1 से लिया गया है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, छोटा ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल दीप चंदी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है? ख्याल के साथ, ध्रुपद के साथ, ठुमरी के साथ या टप्पा के साथ? ताल दीप चंदी का वादन प्रायः ठुमरी के साथ किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठुमरी। ताल दीप चंदी मुख्यतः ठुमरी गायकी के साथ बजाई जाती है। यह श्रृंगार रस प्रधान गायन शैली है जो उपशास्त्रीय शैली के अंतर्गत आती है। यह स्रोत हमें ताल परिचय भाग 1 से प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठुमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजाई जाती है? 3 ताल, झप ताल, 1 ताल या पंजाबी ताल? टप्पा गायकी के साथ प्रायः पंजाबी ताल का वादन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, पंजाबी ताल। टप्पा गायन शैली का जन्म पंजाब में हुआ था। इसके साथ अगर देखा जाए तो टप्पा ताल बजाई जाती है, लेकिन पंजाबी ताल भी बजाई जाती है। इसका जो स्रोत है वो हमें ताल परिचय भाग 1 से प्राप्त होता है। और पंजाबी ताल की अगर हम बात करें तो पंजाबी ताल जो है 16 मात्रा की ताल होती है। 16 मात्रा की ताल पंजाबी ताल भी होती है। इसमें 4 विभाग हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका राइट आंसर जो हो रहा है वो ऑप्शन 4 हो रहा है, पंजाबी ताल। हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टप्पा गायकी के साथ हमें पता है कि आमतौर पर टप्पा गायकी के साथ टप्पा ताल का ही वादन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर टप्पा ताल मिसिंग है। अब पंजाबी ताल का ऑप्शन है, तो 3 ताल में जो है टप्पा गायकी नहीं होगी, 1 ताल में नहीं होगी, झप ताल में नहीं होगी। अब बचता है पंजाबी ताल, तो पंजाबी ताल ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि टप्पा के साथ तो टप्पा गायकी का वादन किया ही जाता है, लेकिन कभी कभी पंजाबी ताल में भी टप्पा गायकी गाई जाती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, पंजाबी ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातखंडे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या वाराणसी में? भातखंडे विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, लखनऊ। भातखंडे विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने की थी। इस विश्वविद्यालय में संगीत की तीनों विधाओं यानी गायन, वादन और नृत्य की शिक्षा दी जाती है। यह स्रोत हमें ताल परिचय भाग 1 से प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है? बहार में, हमीर में, देश में या देशकार में? वंदे मातरम अपने मूल रूप में देश राग में गाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, राग देश। वंदे मातरम देश राग में गाया जाता है। इस गीत में देश राग के ही स्वर प्रयुक्त होते हैं। देश राग में दोनों निषाद और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। ये देश राग की स्वरावली दी हुई है, इसे आप लोग देख सकते हैं। देश राग में ठुमरी गीत भी बहुत उपयुक्त है। और यह जो हमें स्रोत प्राप्त होता है इस व्याख्या का, वो हमें आशीर्वाद संगीत मालिका पुस्तक से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 देश राग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग रे ग पा धा नी सा किस राग को दर्शाता है? अर्थात ये जो स्वरावली दी हुई है पकड़, ये किस राग को दर्शा रही है? यमन को, खमाज को, बिलावल को या शुद्ध कल्याण को? यह स्वरावली बिलावल राग की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, बिलावल। यह स्वरावली जो है, यह स्वर समूह बिलावल राग को दर्शाता है। इस राग के सभी स्वर शुद्ध लगते हैं और यह राग बिलावल ठाट का ही राग आश्रय राग है। ठीक है, इसकी जाति संपूर्ण मानी जाती है और यमन, खमाज, शुद्ध कल्याण राग के सभी स्वर शुद्ध नहीं होते हैं। तो इस प्रकार इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, बिलावल। यह जो स्रोत है वो हमें आशीर्वाद संगीत मालिका से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्वर समूह किस राग का अंश है? आसावरी, जौनपुरी, दरबारी या अड़ाना?
कोमलधानी रेसा ये जो है दरबारी राग का अंश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, राग दरबारी। कोमलधानी रेसा स्वर समूह दरबारी राग का अंश है। इस राग का आविष्कार तानसेन जी ने किया था। आसावरी राग के आरोह में निषाद का प्रयोग नहीं होता है। अलाना राग में कोमल धा नी रे सा लेते समय नी शुद्ध होता है और जौनपुरी राग में मुख्य स्वर समूह यहाँ पर दिया हुआ है मा पा कोमल नी धा पा धा मा गा रे मा पा स्वर होता है। इसलिए यह स्वर समूह दरबारी राग का है। यह स्रोत हमें राग शास्त्र भाग 2 से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, राग दरबारी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस क्लास को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग अलाना किस सप्तक में ज़्यादा रहता है? मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक या सभी सप्तकों में? तो राग अलाना जो है इसका गायन सबसे ज़्यादा तार सप्तक में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, तार सप्तक। प्रत्येक राग का अपना चलन होता है। कुछ राग मंद्र सप्तक में और कुछ मध्य सप्तक में, और राग अलाना जो है वो मुख्यतः तार सप्तक में ज़्यादा निखरता है। ठीक है, यह स्रोत जो है वो हमें राग शास्त्र भाग 2 डॉक्टर गीता बनर्जी के द्वारा लिखित पुस्तक में प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, तार सप्तक में। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी कब गाया जाता है? सुबह में, शाम में, दोपहर में या रात्रि में? राग दरबारी का गायन रात्रि में किया जाता है, मध्य रात्रि में। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, रात्रि। राग दरबारी में ऋषभ वादी और पंचम संवादी माना जाता है। इस राग का गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर माना जाता है। यह स्रोत हमें राग शास्त्र भाग 2 डॉक्टर गीता बनर्जी की पुस्तक में प्राप्त होता है। इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, रात्रि में। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। गंभीर प्रकृति का राग कौन सा है? खमाज, तिलंग, काफी या दरबारी? तो आप सभी को पता है कि गंभीर प्रकृति का राग जो है वो दरबारी होता है, दरबारी कान्हड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, दरबारी। राग दरबारी के ये स्वर समूह दिए हुए हैं। राग दरबारी के आरोह और अवरोह में यह स्वर प्रयोग होने के कारण यह राग गंभीर प्रकृति का राग होता है। खमाज काफी राग में मुख्यतः ठुमरी गाई जाती है और तिलंग राग जो है वो चंचल प्रकृति का राग होता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो रहा है, दरबारी एक गंभीर प्रकृति का राग होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 2009 में हुए क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ये जो सीरीज़ है ये हमारी 26 सीरीज़ है। ठीक, तो हम लोगों ने 2009 में हुए क्वेश्चन पेपर की प्रगति देखी कि किस तरह का पेपर उस समय आया हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और आज के क्लास में हम लोगों ने व्याख्या के साथ साथ ये भी जाना कि ये जो व्याख्याएं दी हुई हैं ये किस पुस्तक से दी गई हैं। तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। इसे आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन के व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।